बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आज का दिन ना बहुत 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 खूबसूरत दिन है क्योंकि आज है महिला दिवस। 8 मार्च का ये दिन, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत खूबसूरत दिन है भाई, महिला दिवस जो है। और आज के इस खूबसूरत दिन पर मेरे साथ पॉडकास्ट विद दिव्या शेखावत में जो है खूबसूरत से मेहमान हैं। और मैं खूबसूरत से इसलिए कह रही हूँ कि महिलाएं होती ही खूबसूरत है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, सो मैं अपने आप को भी खूबसूरत कहूँगी। और मेरे साथ आज एक बहुत खूबसूरत महिला है। पहले जो है उनका परिचय दे देती हूँ। आज के इस खास कार्यक्रम में महिला दिवस पर जो है विशेष जो है कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं। इसमें बहुत खूबसूरत सी महिला है, उनका नाम आपको बता देती हूँ। डॉक्टर शकुंतला टेलर मेरे साथ हैं। मानद उपाधि से जो है वो सम्मानित है, सोशल वर्कर हैं, बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं। अब मैं उनकी जितने तारीफ करूं उतने कम है, क्योंकि उन्होंने सोशल वर्क, मैं कह सकती हूँ एजुकेशनिस्ट हैं, वो शिक्षाविद है और राइटर है बहुत अच्छी। इतने सारे काम उन्होंने किए हैं अपने समाज में महिलाओं के लिए खास तौर पर, कि उनका सम्मान करना तो बनता है इस मंच पर। हमारा समाचार उन्हें इसलिए भी जो है इस मंच पर सम्मानित करता है क्योंकि एक महिला ना अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष करती है और संघर्ष के पीछे छिपी होती है कहानी। 450 450 से ज़्यादा अवार्ड से सम्मानित हैं शकुंतला जी। शकुंतला जी जो है फिलहाल किशनगढ़ से हैं और इनके जीवन के बारे में इन्हीं से आज मैं बहुत सारी चर्चा करूंगी। आज इनका स्वागत करते हैं। शकुंतला जी, बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि आज महिला दिवस है और हम दोनों ही महिलाएं हैं, तो एक दूसरे को जो है इस दिवस की ढेर सारी बधाई देते हैं। और पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कैसी हैं? हम बहुत बढ़िया हैं और ईश्वर का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। बिल्कुल, ईश्वर का साथ हमेशा आपके साथ बना रहे। छोटी सी बात और मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगी कि मैंने कहा ना कि एक औरत के पीछे बहुत सारा संघर्ष होता है, बहुत बड़ी कहानी होती है। शकुंतला जी जो हैं कैंसर पेशेंट भी हैं और एक कैंसर पेशेंट के लिए कितनी चुनौतियाँ होती है वो आज इस कहानी में हम जानेंगे, क्योंकि 450 अवार्ड बहुत बड़ी बात है शकुंतला जी। हम तो 2-4 अवार्ड ही नहीं ले पाते, आपने तो 450 अवार्ड, मतलब बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे कारवा शायद बढ़ता भी जाएगा। शुरू करते हैं वहाँ से, जब आपकी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी, क्या सोच रखा था जब आप 10वीं 11वीं में थी? तो क्या प्लान्स थे, क्या कुछ करना है? हमारी एजुकेशन पूरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है और उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति दोनों ही थोड़ी टिपिकल रही है। तो एक पढ़ाई करके कुछ बनना एक सपना जैसा लगता था कि एक सपना है, क्या हम वो सपना पूरा कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मन में एक था कि नहीं, कुछ करना तो है, अपने ऊपर इतना बनाना है कि अपना खर्चा हम खुद निकाल सकें। और यही कारण रहा है कि हमने अपना खर्चा खुद निकालने का सोचा, या फिर ये समझ लो कि इसलिए हमने आगे पढ़ाई भी हमारी 2-3 बार रुकी, स्ट्रगल भी रहा, लेकिन हमने पढ़ाई की और आज गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं? मूल रूप से हम जयपुर के रहने वाले हैं। आप जयपुर की हैं और जयपुर से हमारी एजुकेशन है। और शादी आपकी किशनगढ़ किशनगढ़ में हुई है। आप शिक्षिका भी हैं, टीचर हैं। आप सरकारी टीचर हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं? सरकारी टीचर। सरकारी टीचर है। कहाँ तक के बच्चों को पढ़ाती हैं और क्या पढ़ाती हैं? बच्चे छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। वैसे हमारा मिडिल तक आता है, हम प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाते हैं। प्राइमरी सेक्शन और बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं। ये समझ लो कि जो आप फर्स्ट ग्रेड की टीचर हैं? नहीं, हम लेवल 1 में आते जो हैं। आज हमारी थाली में जो भी खाना होता है या जो भी हमारे, उन छोटे छोटे बच्चों की बदौलत हमें मिलता है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ाती हैं। हाँ, उनकी बदौलत ही हमारी थाली में रोटी है। उनकी बदौलत है, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताइए शकुंतला जी कि पढ़ाई आपने की, फिर शादी हो गई। ये मैं आपके बारे में कई बार सोचती हूँ तो मुझे अंदर से ऐसे सिहरन आती है कि एक कैंसर पेशेंट कैसे जो है, मतलब इतनी बड़ी जंग लड़ रही है। किस उम्र में आपको ये पता चला कि आप कैंसर जब हमारी पेशेंट 2 हैं? बेटियां हो चुकी थी, छोटी बेटी हमारी 2.5-3 साल की थी, जब हमारी फर्स्ट पोस्टिंग बाड़मेर थी जी। और वहाँ का आप देख सकते हो कि बाड़मेर, एक लोगों को ये बोलते हैं कि अब तो काफ़ी चेंज हो गया। चेंज हो बाकी गया। उस टाइम तो 5 किलोमीटर जैसे
जॉब के लिए पैदल जाना, पैदल आना, तो मतलब एक ऐसा, वो भी एक चुनौती थी। फिर उसी टाइम बच्चों का साथ होना, बच्चे रहना, बहुत बड़ी चुनौती थी। उसी दौरान ही कैंसर का पता चला। तो कैंसर का पहले हमने बालोतरा ट्रीटमेंट कराया। तो हमारी बेटी, मतलब जैसे हम रोते थे तो बेटी भी थोड़ी साथ रोती थी कि मम्मी क्यों रो रही है। फिर उसके बाद हमने सारा ट्रीटमेंट जयपुर से और बीकानेर से करवाया। तब कैंसर का जब पता चला था ना, तब हम एक अकेले, मान लो, मतलब बहुत ऐसा टाइम आया था कि पाँव के नीचे से जैसे जमीन सरक गई थी। मरने से डर नहीं लगता, डर इस बात से लगता है कि यार हमारे पीछे हमारे बच्चों का क्या होगा। और कैंसर का जो ट्रीटमेंट हुआ उसके अंदर क्या, थोड़ा सा पियर पक्ष ने सपोर्ट किया। जैसे भाभी थी, भाई ने रिश्ता निभाया क्योंकि उसका ब्लड रिलेशन था। परिवार के और सदस्यों ने रिश्ता निभाया क्योंकि उनका ब्लड रिलेशन था। लेकिन भाभी ने उस टाइम बहुत सपोर्ट किया, मतलब उनकी बदौलत ही हम शायद कैंसर की जंग को लड़ पाए। रही बात ससुराल की, तो ससुराल ने लगभग सबने साथ छोड़ दिया था। पति ने थोड़ा सा सपोर्ट किया। बाकी जैसे बीकानेर में थेरेपी हुई तो हम अकेले ही जाते थे थेरेपी के लिए, वहाँ अकेले ही रहते थे, अकेले ही कमरा लिया था और अकेले ही सारी जंग लड़ी थी उस टाइम। मतलब आपके, मैं कहना तो नीचे, मतलब उस दौरान आपके पति भी आपके साथ थेरेपी के लिए नहीं जाते थे? क्योंकि मैंने ये चीज़ करीब से देखी है कि कैंसर जो पेशेंट होता है ना शकुंतला जी, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है और अकेले नहीं सर्वाइव कर सकता, नहीं कर पाते अकेले सर्वाइव, क्योंकि मेंटली सपोर्ट ज़्यादा जरूरी होता है। फिजिकल जंग तो हमें लड़नी है, जो थेरेपी के इंजेक्शंस होते हैं या वो सारी चीज़ें हैं, रेडियोथेरेपी जो होती है, कीमोथेरेपी होती है, वो सब तो हमें खुद को लेना है। लेकिन जो मेंटली सपोर्ट होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और जो वहाँ पे वो मेंटली सपोर्टिंग हमें नहीं मिला उस टाइम पे। जैसे मदर इन लॉ थी, वो साफ बोलती थी कि ये तो तू कमा रही है इसलिए तेरा ट्रीटमेंट तूने करवा लिया, बाकी हम तो नहीं करवाते। साफ मना कर दिया, हम तो नहीं करवाते। तो एक तो इंसान वैसे फिजिकली परेशान, फिर उसको मेंटली टॉर्चर और कर दिया गया, तो वो कितनी बड़ी जंग होती थी। और इसके अलावा साफ कहते थे कि ले तू यहाँ से निकल जा, छोड़ दे हमारा घर। तो बहुत बड़ी चुनौती थी ये, लड़ना करना, मतलब ऐसा माहौल बन गया था कि हम मेंटली रूप से परेशान हो चुके थे। आपके पति, जब आपकी सास आपको ये कहती थी ऐसे निकल जाओ, आपके ससुराल वाले कहते थे, तो कभी उन्होंने विरोध नहीं किया इस चीज का कि नहीं भाई मेरी पत्नी ऐसे कैसे निकल जाए, मैं ब्याह के लाया हूँ, 7 फेरे लिए मैंने उनके साथ? वो एक्चुअल में वो क्या है कि परिवार में सबसे छोटे हैं, तो ये समझ लो वो मम्माज बॉय है। जो मम्मी कह दे वो डन है, जो मम्मी कहेगी वो डन है। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको कहने से। आज भी क्या? आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही है। तो अब क्या, हम उनके साथ ऐसे हो गए, एडजस्ट हो गए कि यार है, अपन मतलब को अपनी लाइफ का स्ट्रगल खुद करना है, खुद करना है, अपनी लाइफ का स्ट्रगल खुद करना है। हाँ, वो जैसे हमें कहीं आने जाने या किसी चीज में रोक टोक नहीं करते, या रोक टोक करने का ये सोचो कि अब हमने खुद इतने डिपेंड हो गए कि हमने अपनी जंग लड़ना खुद शुरू कर दिया। इसलिए, और जैसे भौतिक रूप हो या आर्थिक रूप से भी हम सक्षम रहें, तो खुद हमने हमारी जंग लड़ना शुरू कर दिया। क्या पता इसलिए भी आपके ससुराल वालों ने नहीं छोड़ा हो आपको कि सरकारी नौकरी है। बिल्कुल, आप पैसे का तो बहुत प्रभाव रहता ही है कि इनकम वो पर्सन है तो कुछ तो कमाएगी, कुछ तो देगी। आप एक महिला हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात ये आपने कह दी है कि जब आप, मतलब कैंसर पेशेंट के लिए तो ये हो सकता है कि वो जीना नहीं जीना, उसके लिए तो एक चीज़ हो जाती है, जब उसे ये पता चल जाता है कैंसर है, मतलब सबको ये लगता है कि अब इंसान नहीं जिएगा। ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पति आपके साथ नहीं थे, सास ससुर ने साथ नहीं दिया, 2 बेटियां आपके हाथों में थी। बिल्कुल, बेटियां दोनों साथ में थी, हाथ में थी। लेकिन ये रहा ना कि उन सब के दौरान पियर पक्ष का बहुत सपोर्ट रहा है। वो दूर थे, पास थे, लेकिन जैसे हमारे ट्रीटमेंट यहाँ हुआ जयपुर, तो हमें सर्विस के लिए बाड़मेर जाना पड़ता था। तो हमारे भतीजे थे, वो हमारे साथ बाड़मेर रह के आए। कोई 15 दिन रह रहा है, कोई 20 दिन रह रहा है। तो इस तरह से उन्होंने मानसिक रूप से भी सपोर्ट किया, फिजिकल रूप से भी, मतलब हमारा जैसे छोटा मोटा काम करना, हर तरह से डॉक्टर को दिखाना, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो आपके डॉक्टर के जैसे 20 बार दिखाना होता था या कीमोथेरेपी के लिए आना होता था, तो भाभी की प्रेजेंट ज़्यादा रहती थी।
अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी आपने अपनी जंग लड़ी भी है और लड़ भी रही हैं, तो एक औरत का सक्षम होना कितना ज़रूरी है आर्थिक तौर पर? आर्थिक तौर पे इतना ज़रूरी है कि आपको ज़रूरत पड़ने पे एक जो कहते हैं ना, जिस तरह मोबाइल का अपडेट वर्जन आता है, उसी तरह आज के सामाजिक जीवन में भी क्या है, एक अपडेट ये आ गई है, कब कौन सा रिश्ता कौन सा मोड़ ले ले पता नहीं चलता। हम्म। कब कौन सा रिश्ता कब कौन सा मोड़ ले ले, कब आपको बीच मझधार में छोड़ के चले जाएं। तो आपको इतनी तो आपकी इनकम होनी चाहिए कि आप दो रोटी का अपना और छत आप अपनी बना सको। और ये हमने किया है, ये हमने किया है। हमने हमारे सर पे छत भी रखी है और अपनी रोटी का इंतज़ाम भी किया है, क्योंकि करना ज़रूरी है। कि हम जब कैंसर पेशेंट हुआ तो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे। ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे, सोचा कि अब कहाँ से आएंगे। गवर्नमेंट जॉब ज़रूर थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो भी पैसा आता था तो घर परिवार में खर्च हो जाता था। उस टाइम समझ में आया कि पैसा कितना ज़रूरी है, और वो पैसा इतना ज़रूरी था। उसके बाद सपोर्ट किया भाई ने या किसी ने भी, लेकिन एक चुकाना तो पड़ता नहीं आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उनके एहसानमंद तो होना पड़ता है कि उन्होंने अपन को सपोर्ट किया। तो अगर आपके पास डिपेंड अपने आप में होना ज़रूरी है, लेडीज़ को अपने ऊपर मतलब इतना ज़रूरी है कि आप आत्मसम्मान से जी सको और आपको सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहे आपके, वरना आपको कब कौन बाहर का रास्ता दिखा दे कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। तो शकुंतला जी, मुझे एक बात बताइए कि चलिए, ये तो आपकी कहानी थी, कैंसर से आपने जंग जीत ली, बहुत बड़ी बात होती है कैंसर से जूझना और उससे लड़ना। ये 450 जो अवार्ड्स हैं आपके, इनकी कहानी मुझे बताइए, ये कैसे शुरुआत हुई उसकी, और कैसे जो है आपने आज समाज में आज आपकी बहुत अच्छी खासी, मैं कहूँगी, आपने अपना मान प्रतिष्ठा सब बनाया हुआ है। और पूरे राजस्थान की ही नहीं, राजस्थान से बाहर भी मैं अक्सर देखती हूँ कि आपको जो है सम्मानित किया जाता है, दूर दराज से लोग आपको बुलाते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई? एक्चुअल में क्या है कि इसमें आप 450 सम्मान के दौरान इसमें बहुत सारे सम्मान डिजिटल भी हैं जो कई जगह हम नहीं जा पाते हैं। जैसे आप आउट ऑफ राजस्थान से भी बहुत बाहर हो गया, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि वो 1 डे में ही 3-4 जगह के प्रोग्राम्स होते हैं, तो फिर वो डिजिटल सम्मान भी मिलते हैं। और इसके अलावा हम ये रहा कि सोशल वर्क हमारा करना बचपन से ही था, लेकिन पहले क्या था, वो चीज़ें सोशलाइज नहीं थी, क्योंकि ये मोबाइल जैसे आज अब चला। तो हमारी सोच ये रहती थी कि जब हम कैंसर पेशेंट थे तो हमारी हेल्प बाड़मेर में कुछ लोगों ने करी थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जैसे सर्विस में रहते हुए हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे अधिकारियों ने हमारी हेल्प करी, साथ ही जहाँ हम रहते थे उन लोगों ने हेल्प करी। तो इस तरह से हमने भी ये सोचा कि क्यों नहीं अपन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समाज को कुछ दे, जिन लोगों ने कभी हमें दिया था हम भी कुछ दें। तो हमने कोरोना के दौरान लगभग 30,000 बिल्कुल प्योर कॉटन के अच्छी क्वालिटी के मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे। वो ये नहीं थे कि रेडीमेड खरीदा और सेल दे दिया, क्वालिटी के साथ। जैसे 3 लेयर 4 लेयर के हमने मास्क बना के 30,000 से ज़्यादा जयपुर के हॉस्पिटल्स, एसएमएस, इसके अलावा अजमेर किशनगढ़ के बीच में, महात्मा गांधी में, इनमें सब में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था आम पब्लिक को जो बैंक के बाहर बैठी थी। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। फिर वहीं से लिखते हम पहले भी थे, लेकिन उसको पहचान मिली हमें कोविड के बाद कि हमने जो लिखा, तो मतलब क्या था कि हम इतने परेशान थे कि वो परेशानियाँ ही हमें लिखने के लिए रास्ता दे दी। कि जैसे हमने एक आर्टिकल लिखा था कि पंखा पियर में भी होता है, कैरोसिन पियर में भी होता है, जहर पियर में भी होता है, रस्सी पियर में भी होती, फिर आखिर आत्महत्या ससुराल में क्यों। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत नज़दीक से देखी है, ये ऐसे सारे टाइम हमारे साथ गुजरे हैं। और हमने दूसरा एक आर्टिकल लिखता, अक्षत के कलश को वो ठोकर मार कर अपने सपनों को रोंद रही। कहने को तो जहाँ हम घर पे जाते हैं तो वहाँ पे अक्षत जो अपन होते हैं घर के अंदर एंट्री लेते हैं, लेकिन वो जो चावल है लोग उसको कहते हैं कि ये मतलब आ रही है, लेकिन वहाँ हमारे सारे सपने बिखर जाते हैं, रौन दिए जाते बस हैं। पूरे रोन दिए जाते हैं। अब उस घर के अकॉर्डिंग आपको ढलना है, ढलने में कोई बुराई नहीं है, वह शर्त है कि आपको वहाँ समझे, आपको वहाँ समझे, आपको सिर्फ एटीएम मशीन नहीं समझे। ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं के सपने रौन दिए जाते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ, मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं, मैं सुनती भी हूँ, समझती भी हूँ। हमारे आर्टिकल्स को, जैसे एक एलनाबाद में प्रोग्राम हुआ था,
वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ के लोग आए थे, आउट ऑफ कंट्रीज़ के, तो उन्होंने हमारे आर्टिकल्स को बाकायदा स्क्रीन पे चला के, तो हमारे आर्टिकल्स और हमारी कविताओं को इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिली। मतलब नेशनली नहीं, आपने इंटरनेशनल लेवल पर भी, प्लेटफॉर्म पर भी धमाल मचाया हुआ है। अच्छा, समाज का जिक्र आ जाता है, आप शकुंतला टेलर आपके नाम के सामने लगाती हैं, आप किस समाज से आती हैं? हमारा जैसे नामदेव समाज है, तो हम हमारे नामदेव समाज से महिला प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम छिपा और दर्जी एकता मंच की सह संयोजक भी हैं। और समाज ने हमें अच्छा मतलब रेस्पेक्ट दिया है, और हम भी समाज का इसके आपके मंच के माध्यम से तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने ये हमें जो मान सम्मान दिए उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक महिला हैं और इतने बड़े मतलब पद पर आप आसीन भी हैं, अपने समाज को एकजुट करके चल रही हैं, महिला सशक्तिकरण को कैसे साथ लेके चलती हैं? आज भी जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आप लोगों का होने जा रहा है, कैसे जो है एकजुटता रखती है महिलाओं की? महिलाओं को एकजुट रखने के लिए सबसे पहले तो हमें जेलसी से बहुत दूर रहना पड़ेगा। वो तो स्वाभाविक है। बहुत, ये क्या होता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई, मैं पीछे कैसे रह गई, या ये चीज़ देखो, छोटी सी चीज़, एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं कि अच्छी सहेली वही होती है जो एक महिला के मेकअप में मदद करते हैं कि तू अच्छी लग रही है। तो इसी तरह महिलाओं को साथ लेने के लिए सबसे पहले तो आपको जेलसी की भावना से बहुत दूर रहना है, साथ लेके चलना है। फिर उसके आप अच्छे समय में साथ दो मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना अच्छा समय एंजॉय कर लेगी, लेकिन उसके बुरे वक्त में आप खड़े हो जाओ, बुरे वक्त में खड़े हो जाओ। जैसे हमारा सोशल वर्क भी चलता है, जैसे हम कैंसर पेशेंट्स की भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैसे किडनी ट्रांसप्लांट का बच्चा था उड़ीसा का, उस बच्चे की भी हमने काफ़ी हेल्प करवाई है। ऐसे हमारी छोटी छोटी, जैसे खेल के अंदर एक लड़की थी हिमांशी, अब वो लड़की थी तो उसकी प्रतिभा को हमने पहचाना कि बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे किशनगढ़ से ही जैसे आर के मार्बल है, तो उनके यहाँ से लगभग हमने 1 लाख रुपए के आसपास उस बच्चे की मदद करवाई। तो वो इंटरनेशनल नेशनल खेल रही है, अभी वो 12th क्लास की स्टूडेंट है। तो कोशिश की, तो कोशिश का कुछ अपन को बेनिफिट भी मिला कि उस बच्ची का सही हो गया। मैंने सुना बीच में आपका एक्सीडेंट भी हो गया था, 2021 की बात है शायद, ये 2021 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद जीवन में कोई परिवर्तन आया? एक्सीडेंट हुआ तो उसमें ये हुआ कि ये लगा कि यार जब अपना बुरा समय आता है तो काफ़ी लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो साथ उस समय देते हैं ना, वही आपके लंबे रिश्ते है। मतलब ऐसा आता है कि बहुत भीड़ होती है अपने आसपास रिश्तों की, लेकिन रिश्तों में कितना अपनापन है वो उस हॉस्पिटलाइज के टाइम पे या उस बुरे वक्त में अपन का साथ देते हैं ना, तो ही आते हैं। उस एक्सीडेंट में हमें काफ़ी फिजिकल रूप से क्षति हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको हानि पहुंची। अच्छा, मुझे बताइए कि एक मेरा सवाल छोटा सा रह गया था बीच में, मैं पूछना चाहती थी कि मैं कैंसर का जिक्र कर रही थी, तो आपको मेनली मतलब कौन सा कैंसर है? मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ ये बात। क्या कौन सा कैंसर है? ब्रेस्ट कैंसर है ये। आप अगर इसका ये है कि इससे वैसे असाध्य रोग माना जाता है जो कभी ठीक नहीं होता, तो डॉक्टर का फॉलोअप लेना पड़ता है बार बार। मतलब ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कभी ठीक नहीं होता? नहीं, कैंसर कोई सा भी हो वो कभी ठीक नहीं होगा। इसीलिए उसे कानूनी रूप से भी असाध्य रोग बोला जाता है। तो ये अभी जब आपका इलाज हुआ तो ये उसके बाद से फैल रहा है आपकी बॉडी में? नहीं, उसके बाद ट्रीटमेंट हम रेगुलर फॉलोअप कराते हैं, चेकअप कराते हैं, हमारा चलता रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर फिर उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट दे देते हैं। मतलब अभी आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल। हाँ, अभी स्वस्थ है। और डॉक्टर ने हमें, डॉक्टर जो मिले वो भी एसएमएस के डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, डॉक्टर राजगोविंद शर्मा। तो मतलब डॉक्टर साहब का, चलिए ये तो मैं डॉक्टर का भी बहुत अच्छा काम होता है, अप्रिशिएशन उनको भी बनता है, क्योंकि वही होते हैं जो हमारी सबसे बड़ी, मैं कहूँगी कि थेरेपी या मेडिसिन कह लीजिए, क्योंकि जब तक डॉक्टर गाइड नहीं करेगा तब तक तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर है। और मतलब उन्होंने
अच्छे से उन्होंने देखा कि इसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, इसकी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, तो उन्होंने हमें उस हिसाब से ट्रीट किया था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए शकुंतला जी, इतने सारे अवार्ड्स आपको मिलते हैं, क्योंकि जैसे हमें मिलते हैं तो घर परिवार में बहुत खुशी होती है, आपके पास बहुत सारे अवार्ड्स, सब मतलब मैं ये कहूँगी कि एक महिला के जीवन की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसे सम्मानित किया जाता है। आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिल चुका है। कभी अब जैसे आप ससुराल पक्ष का जिक्र कर रही थी, तो घर परिवार में इसको लेके खुशी नहीं होती, कोई पीठ थपथपाता नहीं है? नहीं नहीं है, एक हमारे मामा ससुर जी थे जिनको बहुत खुशी होती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको बहुत खुशी होती थी। बाकी और मदर इन लॉ फादर इन लॉ को तो मतलब फूटी आंख नहीं सुहाता ये इसको ये सब कैसे मिल रहा है। तो मतलब वो खुश नहीं है इस हाँ चीज़ से। नहीं, खुश नहीं है। जबकि आप इतना अच्छा काम कर रही है, अपनी बहू को तो अप्रिशिएट करना बहू रह चाहिए। गए ना, तो नहीं पसंद उनको। और इस जगह उनकी बेटी होती तो क्या करते? तो बिल्कुल 100% वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट देते हैं। तो आप भी तो बेटी ही है उनकी। नहीं, बेटी कहने में हमें कभी बेटी माना ही नहीं उन लोगों ने। बेटी तो बहुत दूर की बात है, बहू मान लेते तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। ब्याह करके तो वही लाए होंगे। ये उनकी सोच है, और शायद इसीलिए कभी कभी इंसान को उसकी सजा भी मिलती है। लोग कहते हैं वृद्धाश्रम क्यों खुलते हैं या वृद्धाश्रम में क्यों रह रहे हैं, तो वृद्धाश्रम में रहने के लिए सिर्फ बहू ही जिम्मेदार नहीं होती, आपके जो बुजुर्गों के किए कर्म, जो उनकी पहले रही वही चीज़ें होती है जो उनको वहाँ वृद्धाश्रम तक पहुँचा देती है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे भी आप वृद्धाश्रम का जिक्र कर रही हैं, अपने काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई, 2 बेटियां हैं आपकी, अब तो खैर बड़ी हो रही होंगी, वो कितने कितने साल की हैं? एक बेटी BMS कर रही है और एक बेटी भी पढ़ाई कर रही है। एक बेटी पढ़ाई कर रही है। तो अच्छा, बेटियां माँ पर कितना गर्व करती हैं? नहीं, बेटियाँ ठीक रहती हैं, ठीक रहती हैं, उनको अच्छा लगता है। उनको उनको ये प्राउड फील होता है कि हमारी माँ को कोई सम्मान कर रहा है, सम्मानित कर रहा है। वो मुंह से नहीं बोलती लेकिन उनकी फीलिंग से लग जाता है। फीलिंग से लगता है। बहुत ज़्यादा बार मैं आपको देखती हूँ शकुंतला जी, तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, वाकई में इतना सारा कोई कैसे कर सकता है। ये कहानी वाकई में सुनने लायक है किसी की, कि किसी ने इतना स्ट्रगल किया और फिर आज यहाँ तक पहुँचा, ये बहुत बड़ी बात है। तो शकुंतला जी, मुझे बात बताइए कि आज महिला दिवस का विशेष कार्यक्रम है, विशेष दिन भी है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सभी महिलाओं के लिए। सो आज जैसे मैंने पहले भी पूछा था, क्या कुछ कार्यक्रम जो है आज के दिन आपके रहने वाले हैं? बिल्कुल, आज 8 मार्च को हमने महिला दिवस पर नामदेव समाज की तरफ से एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। जिन महिलाओं ने किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल, शिक्षा या जॉब में, अगर उनकी कोई उपलब्धि है तो उनको हमारे समाज के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और दूसरा, उन्हें जैसे ये होली जैसा भी माहौल चल रहा था, तो उसके लिए एक छोटा सा फाग उत्सव का भी, ताकि वो एंजॉय कर सके, घर से निकल के वहाँ एंजॉय कर सके। और ईश्वर की दया है कि खाटू श्याम जी की पावन धरा पे ये कार्यक्रम हो रहा है, तो खाटू श्याम के दर्शन भी होंगे। और हम ये है कि महिलाओं को निकलने तो दो, उन्हें उड़ने तो दो, पंख दिए पर उनको काटो मत, तो उड़ेंगी वो। तो उड़ने के लिए हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट करके चलना जरूरी है। सपोर्ट की बात आ रही है तो एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आज़ादी दो, महिलाओं को बाहर निकलने दो, पंख मत काटो, ये वो ये सब बोलते हैं, लेकिन मैं अक्सर, मुझे भी पत्रकारिता में एक छोटा सा अनुभव हो गया, मैं देखती हूँ ये बातें सिर्फ मुंह ज़बानी होती है, और अक्सर ये चीज़ें मैं देखती नहीं हूँ लोगों में, सिर्फ कहने की बातें होती है। मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एक तो महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, और जो मैं बात कह रही हूँ क्या अब ये बिल्कुल सच है? 100% सच है। कहना और कथनी में बहुत फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। लेकिन अगर आपने सोच लिया, ठान लिया, तो फिर उसके लिए रास्ते भी अपने आप खुलते जाएंगे। कोशिश तो करो। आपने 100% अपनी कोशिश में दिया तो आपको 30% तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप जब 30% सफल हो जाओगे तो आपको 70% के रास्ते मिलते जाएंगे। और करना पड़ेगा। ये अब आने वाला समय की डिमांड है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और अपन को भी ये है कि अपन एक दूसरे का सपोर्ट करके चले तो बहुत बेटर होगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया शकुंतला जी। तो ये थे मेरे साथ दूसरा इतना सा कहना चाहेंगे कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अपने अधिकारों को छीनना पड़ता है। ये दुनिया का दस्तूर है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों को छीनना पड़ता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये दुनिया का दस्तूर है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। बिल्कुल महिलाओं के लिए बात सच भी साबित है कि हर महिला को जो है अपना अधिकार छीनना पड़ता है। खैर, आज के इस खास कार्यक्रम में और महिला दिवस पर जो हमने खास बातें की हैं शकुंतला जी के साथ, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। और मैं भी यही कहूँगी कि संघर्ष भरी कहानी है, इस कहानी को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और कोई भी महिला अगर पीड़ित है या कोई बात है कहना चाहती है, तो मैं हमेशा कहती भी हूँ कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है, मेरा जो मंच है, हमारा समाचार का मंच है। और मैं खुद भी हमेशा कहती हूँ कि आप आइए, अपनी बात रखिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपकी कहानी है, कुछ बताना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर आइए, बहुत स्वागत है आपका। और आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ डॉक्टर शकुंतला टेलर जी थी, जो कि मानद उपाधि से सम्मानित हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, राइटर हैं और 450 से ज़्यादा जो है अवार्ड से सम्मानित हैं। बहुत शुक्रिया शकुंतला जी इस खास कार्यक्रम को खास बनाने के लिए। और आप सभी महिलाओं को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से जो है महिला दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए इसी प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। नमस्कार।